हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। तो आपसे मैं बता दूं कि आज का पेपर जो है कंपनी लॉ और पेपर है फर्स्ट, और ये आज का लेक्चर हमारा है पार्ट 2। ठीक है, तो ये पार्ट 2 का लेक्चर है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 2 में आपका 100 MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो चाहेंगे कि भाई आप लोग जो भी चैनल पे हमारे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंडों में खूब ढेर सारा शेयर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो भी ये MCQ हैं इसको काफ़ी मेहनत से कलेक्ट करके बनाया गया है और पूरा प्रयास किया गया है कि इसके सारे आंसर सही हों। लेकिन फिर भी यदि कोई किसी क्वेश्चन में आंसर आपको रॉन्ग दिखता है तो आप उसे अपने बुक से स्टडी करके उसको सही करेक्शन कर लें, मैच कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है क्योंकि। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा गया? पहला दे रहा है कि यह अदृश्य है। ठीक है, दूसरा कह रहा है इसका न्यायालय में उपयोग नहीं हो सकता। तीसरा है इसका आकार प्रकृत व्यक्ति से भिन्न है। और चौथा है इसका वैधानिक अस्तित्व हो। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये चौथा, अर्थात ऑप्शन डी, इसका एक वैधानिक अस्तित्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंशों के निर्गमन के समय किसी कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रविवरण है। क्या है? एक प्रस्ताव है, एक सामान्य प्रस्ताव, एक विशिष्ट प्रस्ताव, एक प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। क्या होता है भाई? तो बता दें आपसे कि अंशों के निर्गमन के समय कंपनी द्वारा जारी किया गया जो प्रविवरण होता है एक प्रस्ताव होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश देय है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश कब देय होता है? यह संचालकों की संस्तुति पर पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देय होता है। चौथा क्वेश्चन है कि एक कंपनी को अल्प अवधि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, उसे किस माध्यम से वित्त प्राप्त करना चाहिए? माने एक कंपनी को कम टाइम के लिए वित्त माने धन की आवश्यकता होती है तो उसको किस माध्यम से वो वित्त प्राप्त कर सकता है? यह है ऑप्शन, ऋण पत्रों के निर्गमन से, अंशों के निर्गमन से, बैंक अधिविकर से, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, कि जब भी किसी कंपनी को कम टाइम के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो वह बैंक ओवरड्राफ्ट के माध्यम से पैसा ले सकता है। बाकी इन दोनों माध्यम से यदि लेता है ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि अंशधारियों से आवंटित अंशों पर मांगी गई राशि को कहते हैं। माने जो राशि अंशधारियों से माने उन्हें आवंटित किया गया है और अंशों पर पैसा मांगा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपसे बता दें याचित पूंजी कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि कोई कंपनी निम्न में से किसका क्रय कर सकती है? मान लीजिए कोई भी कंपनी है, वो निम्न में से किसका क्रय करती है? वो अपने ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक संचालक मंडल की सभा कम से कम एक बार बुलाई जानी चाहिए। कब बुलाई जानी चाहिए? 3 महीने में एक बार, क्योंकि साल में 4 बार बुलाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक निजी कंपनी की दशा में सामान्य बैठकों की राजपूर्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, ये राजपूर्ति नहीं है, ये गढ़पूर्ति है। ये गढ़पूर्ति मतलब गढ़पूर्ति का मतलब होता है कोरम। ठीक ना, कि निजी कंपनी की दशा में सामान्य बैठकों की जो गढ़पूर्ति होती है मैंने कोरम कितना होना चाहिए? तो निजी कंपनी में कम से कम 2 होना चाहिए। वहीं पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक समय में अधिक से अधिक कितनी कंपनियों का संचालक हो सकता है? एक व्यक्ति एक समय में अधिक से अधिक 20 कंपनियों का संचालक हो सकता है।
फिर वहीं पे है कि एक कंपनी अपने जब्त किए गए अंशों का पुनर्निर्माण कर सकती है। अब बताइए, एक जब्त किए गए अंशों का पुनर्निर्माण कर सकती है, प्रीमियम पर, अंकित मूल्य पर, छूट पर और ये सभी। तो वैसे तो ये ऑप्शन है सभी, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि कंपनी एक्ट जब 2013 बना तो उसमें छूट वाला, डिस्काउंट वाला ऑप्शन समाप्त कर दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा ही सही होगा। ठीक है। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन कि कंपनी का सचिव नियुक्त किया जाता है। तो कंपनी का सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संचालक मंडल नियुक्त करता है। कंपनी के प्रारंभिक संगठन को कहते हैं, मतलब जब कंपनी की जो प्राइमरी स्टेज होती है, प्राथमिक स्टेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रवर्तन, जिसको प्रमोशन बोला जाता है। ठीक है। फिर वहीं पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी की सभा में मतदान निम्न प्रकार हो सकता है, माने एक कंपनी की सभा में मतदान किस टाइप से हो सकता है? तो मतपत्र द्वारा भी होता है, हाथ उठाकर भी होता है, आवाज़ द्वारा भी होता है, और भी एक ऑप्शन दिया होगा, इस सभी। मतलब सही ऑप्शन है डी, इस सभी किसी के द्वारा भी हो सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध है। एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध किससे होता है? अंशों से होता है। अगला है अंशों के आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य के औसत को अंशों का कौन सा मूल्य कहा जाता है? मतलब किसी कंपनी के आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य का जो एवरेज निकाला जाता है उसको कौन सा मूल्य कहा जाता है? तो उसे उचित मूल्य कहा जाता है, फेयर वैल्यू। 17 नंबर में कह रहा है कि निम्न विधियों में से कौन सी विधि ऋण पत्रों की शोधन की है? इसमें से कौन से ऋण पत्र की शोधन की विधि? तो इसका सही ऑप्शन आपको मिलेगा, एक निश्चित अवधि बीत जाने पर भी शोधन, सही बात है। परिवर्तन द्वारा भी ऋण पत्रों का शोधन होता है और खुले बाजार में भी शोधन होता है, तो सही ऑप्शन डी है। 18 नंबर में कह रहा है कि अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अंशों का मतलब शेयर का वैल्यूएशन किस कंडीशन में किया जाता है? कह रहा है एकीकरण के नियम पर, संविलियन के नियम पर, साझेदारी के प्रवेश कर। तो सही ऑप्शन ये दोनों मिलकर होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 6, 5, तो चूंकि इसमें ऋण पत्र तो देखे होंगे अलग अलग बुकों में, किसी में 8 प्रकार का दिया है और मैक्सिमम एक बुक में मैंने देखा है 9 प्रकार का दिया। ठीक ना। लेकिन जो ये 8 प्रकार का दिया गया है, 8 टाइप का, इसमें भी 2 एकदम नेसेसरी नहीं है। उसको यदि हम हटा दें तो सही मायने में 6 प्रकार का, माने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 प्रकार। यदि इसमें कहीं 8 का ऑप्शन दिया रहता तो 8 ही सही होता। ठीक है। अगला है कि गैर परिवर्तनशील ऋण पत्रों को क्या कहा जाता है? तो गैर ऋण परिवर्तनशील ऋण पत्रों को ऋण पूंजी कहा जाता है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वह प्रलेख जो या तो ऋण का निर्माण करता है या ऋण की स्वीकृति देता है उसे कहते हैं। मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट जो ऋण का निर्माण करता है या उसकी स्वीकृति देता है, तो भाई सबको मालूम है उसे ऋण पत्र कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण पत्रधारी होते हैं, तो मुझे बानी याद होना चाहिए, कंपनी के लेनदार होते हैं। एक ऋण पत्रधारक को क्या मिलता है? तो उसको एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है। ठीक ना, ऑप्शन डी इसका सही है। फिर कह रहा है कि एक सार्वजनिक कंपनी लिमिटेड जारी नहीं कर सकती, मतलब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या जारी नहीं कर सकती है? समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, स्थगित अंश। बताइए कौन सा क्या नहीं जारी कर सकती है? स्थगित अंश जारी नहीं कर सकती है, बाकी सब जारी कर सकती है। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी किसको कहा जाता है? सोचिए। अपने स्वयं के ऋण पत्र क्रय कर सकती है, अपने स्वयं के समता अंश क्रय कर सकती है, अपने स्वयं के पूर्वाधिकार अंश क्रय कर सकती है। इनमें से सभी, तो सही इसका ऑप्शन होगा, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी वह होती है जो स्वयं के ऋण पत्रों को क्रय कर ले। ऑप्शन ए सही। 26 नंबर में है कह रहा है कि एक कंपनी स्वयं का क्रय कर सकती है। अभी मैंने बताया स्वयं का वो क्या क्रय कर सकती है। तो देखिएगा, ऋण
पत्र क्रय कर सकती है। ऑप्शन उल्टा हो गया है, ठीक ना, लेकिन उसका टेंशन ना लीजिएगा, मतलब ऋण पत्र है क्रय कर सकती है। अगला है, एक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अभिगोपन कमीशन की अधिकतम निर्धारित दर क्या होती है? अभिगोपन कमीशन की निर्धारित दर क्या होती है बताइए। तो ये एग्जैक्ट याद रखिएगा, ऋण पत्रों पर 2.5% और अंशों पर क्या परसेंट, 5%। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि अंशों का आवंटन माने अलॉटमेंट ऑफ शेयर किया जाता है यदि, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि अंशधारियों की सामान्य सभा में इसका अनुमोदन हो गया हो, पूंजी निर्गमन नियंत्रण से निकासी प्राप्त कर ली गई हो, न्यूनतम अभिधान प्राप्त कर लिया गया हो, संचालकों ने योग्यता अंश ले लिया हो। तो सही ऑप्शन है इसका, शेयर अलॉटमेंट किया जा सकता है, न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त कर ली जाती है तब। अगला है कि अंशों के यथानुपात आवंटन से क्या आशय है? यथानुपात आवंटन से क्या आशय? आवेदकों के मध्य बराबर बराबर अंशों का आवंटन, संचालकों के विवेकाधिकार से अंशों का आवंटन, सभी आवेदकों को आवेदित अंशों के अनुपात में अंशों का आवंटन, केवल चुने हुए आवेदकों को अंशों का आवंटन। तो सही ऑप्शन है, सभी आवेदकों को आवेदित अंशों के अनुपात में आवंटन ही यथानुपात आवंटन कहलाता है। प्रमंडल या कंपनी की पूंजी निर्माण हेतु कौन सा तारतम्य सही है? मतलब एक सीक्वेंस दिया है, यह सीक्वेंस किसका सही है? तो बता दें, सबसे पहले नाम मात्र की पूंजी होती है जिसको अधिकृत कैपिटल, एथोराइज कैपिटल कहा जाता है, अंकित पूंजी भी कहते हैं। उसके बाद निर्गमित होती है, उसके बाद याचित होती है, उसके बाद अविदत होती है। तो ऑप्शन बी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बकाया राशि माने काल्सिनेरियर को स्थिति विवरण में किस साइड में माने लायबिलिटी में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? तो आपसे बता दें, याचित पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। अंश आवंटन खाता किस टाइप का खाता होता है? तो अंश आवंटन खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। ऑप्शन ए सही है। फिर अगला है कि यदि किसी कंपनी ने सारणी ओ को अंतर नियम की भांति स्वीकार किया है तो अंश निर्गमन की दशा में दो मांग राशियों के मध्य कितने समय का अंतर होगा? अब देखिए, सारणी ओ का मतलब टेबल एफ यहाँ का मतलब है, ठीक ना, टेबल एफ है ये, इसने ये रॉन्ग लिखा है, इस टेबल एफ है। तो कह रहा है कि कितने माह का अंतराल होता है? तो इस 33 नंबर में बता दें आपको 1 महीने का अंतराल होता है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत खाता नहीं है? अभी पूछ रहा है कौन सा व्यक्तिगत खाता नहीं है। अब बताइए इसमें से कौन सा व्यक्तिगत खाता नहीं है? तो अंश जो हरण खाता होता है व्यक्तिगत खाता नहीं है, बाकी ये तीनों व्यक्तिगत खाता है। फिर अगला है, अग्रिम याचनाओं पर काल्सिन एडवांस पर ब्याज की दर कितनी होती है? भाई 12% होती है, बकाया पर 10% होती है। अगला है कि समता अंश पर कंपनी द्वारा मांगी जाने वाली कम से कम राशि क्या होगी यदि अंशों का सम मूल्य 10 रुपया प्रति अंश हो? क्या होगा? 5%, 10%, 20%, 50%? तो 5% होती है। अंश प्रीमियम खाते का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बताइए, अंश प्रीमियम खाते का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है? तो ये मालूम होना चाहिए किस काम के लिए किया जाता होगा। तो आपसे बता दें, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, बोनस अंशों को निर्मित करने के लिए, अंशों पर दी गई छूट को अपलिखित करने के लिए, सामान्य संचित, यही नहीं ऑप्शन नहीं होगा। सामान्य संचय में हस्तांतरण के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला है, अंशों के संबंध में प्रार्थना पत्र पर मांगे जाने वाली अधिकतम राशि कितनी हो सकती है? प्रार्थना पत्र पर मांगी जाने वाली राशि मैक्सिमम कितना हो सकता है? ठीक ना, प्रार्थना पत्र पर तो 100% भी ले सकता है, कम भी ले सकता है। समता अंशधारी एक कंपनी का क्या होता है? समता अंशधारी भाई कंपनी का स्वामी होता है, मालिक होता है। अगला है कि पूर्वाधिकार अंश वे हैं जिनको, पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? एक शब्द में जान लीजिए इसका अर्थ क्या होता है। पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं
जिन पर निश्चित दर से लाभांश और कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है, तो ऐसे अंशों को पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। फिर वहीं पे यदि अन्यथा न दिया हुआ हो तो एक पूर्वाधिकार अंश सदैव माना जाता है। मैंने अन्यथा न दिया हुआ तो पूर्वाधिकार अंश किस टाइप का माना जाता है? तो यह संचयी, गैर भागी और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश माना जाता है। अगला है, एक कंपनी की वापसी खरीद बाईबैक का संबंध किससे होता है? तो आपसे बता दें, अंशों से होता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन एक बार और भी आया था। अगला है कि अधिकृत पूंजी से आशय है, एथोराइज कैपिटल किसे कहा जाता है? तो एथोराइज कैपिटल मतलब जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो अंश पूंजी की अधिकतम राशि जिसे कंपनी निर्मित करने के लिए अधिकृत है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। अधिकृत पूंजी का जो भाग जो जनता में विक्रय के लिए प्रस्तुत और आवेदित हो उसे क्या कहा जाता है? मैंने अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में जारी किया गया है, ले लो खरीद लो भाई, तो उसे कौन सी पूंजी कहा जाता है? तो उसे निर्गमित या आवेदित पूंजी कहा जाता है। अगला है, पार्षद सीमा नियम तैयार करते हैं। बताइए, पार्षद सीमा नियम कौन तैयार करता है? भाई प्रवर्तक जो कंपनी का निर्माण करता है वही करता है। एक निजी कंपनी अपना व्यापार आरंभ कर सकती है। बता दें कि एक निजी कंपनी अपना बिजनेस जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ऑप्शन ए सही था। अगला है, कंपनी के निर्माण से क्या आशय है? कंपनी के निर्माण का मतलब है समामेलन और प्रवर्तन दोनों अवस्था। माने जैसे ही कंपनी का निर्माण होता है, मैंने प्रवर्तन होता है और उसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, तीसरी अवस्था को निर्माण कहा जाता है। अगला है कि कंपनी को जन्म देने का विचार मस्तिष्क में लाना तथा विचार को साकार रूप देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जो कंपनी का निर्माण करता है, उसका आकार बनाता है, उसको स्टैब्लिश करता है, उसको प्रवर्तक ही न कहा जाएगा, प्रमोटर। ऑप्शन ए सही है। अगला है, कंपनी के समामेलन से क्या आशय है? कंपनी का समामेलन माने कंपनी का रजिस्ट्रेशन, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। कंपनी के समामेलन का प्रभाव क्या होता है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन से यह प्रभाव होता है कि कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति बन जाती है, ये भी सही है। कंपनी समामेलित हो जाती है, सही है। कंपनी का अस्तित्व अस्थायी हो जाता है, ये भी सही है। और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी के समामेलन का प्रभाव ये आपसे मैं बता दूं, ऑप्शन के हिसाब से यदि नीचे लिखा रहता उपयुक्त सभी, तो सभी होता, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि वह एक वैधानिक व्यक्ति बन जाती है। माने इसमें से नज़दीकी आंसर आपको खोजना है कौन, और समामेलित भी हो जाती है, अस्थाई भी अस्तित्व हो जाता है। लेकिन समामेलन से उपयुक्त कोई नहीं देने का मतलब है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक विकल्प आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन सही ऑप्शन इसका होगा कि कंपनी के समामेलन का प्रभाव ये होता है कि कंपनी और उसके सदस्यों का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता। उस अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका आंसर यह होगा। ठीक है ना, मतलब कि सदस्यों का पृथक अस्तित्व होता है, माने सदस्य अलग और कंपनी अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे नज़दीकी माने इसके हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं दिया है। और यदि हम इन तीनों में से लेते हैं तो भाई वैधानिक लीगल व्यक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा यही आंसर होगा, डी। अगला है कि प्रथम वार्षिक साधारण सभा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कितने समय में होनी चाहिए, माने उसके बाद कितने समय के अंदर हो जानी चाहिए? तो आपसे मैं बता दूं, 9 महीने के अंदर। वार्षिक व्यापक सभा बुलाया जाना आवश्यक है, मतलब एनुअल मीटिंग कब बुलाई जाती है? तो एनुअल मीटिंग सभा बुलाया जाना सभी प्रकार की कंपनियों के लिए बुलाना जरूरी है, चाहे निजी कंपनी हो चाहे प्राइवेट पब्लिक कंपनी हो। अगला है, प्रतिपुरुष प्रॉक्सी को सभा में अधिकार है। प्रॉक्सी को किस टाइप का अधिकार है भाई सभा में? केवल मत देने का अधिकार है। सामान्य सभा की सूचना देनी होती है, मतलब जब भी कोई एनुअल मीटिंग होती है तो अंशधारियों को कितने दिन पहले सामान्य सभा की सूचना देनी पड़ती है? तो आपको याद रखिएगा एग्जैक्ट डेट 21 दिन पहले। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वार्षिक सभाओं के बीच कितने का अंतराल हो सकता है?
तो 2 वार्षिक सभाओं के बीच अधिकतम 15 महीने का अंतराल हो सकता है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो विशेष प्रस्ताव करके इसे 18 महीने तक भी किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 महीना। अगला है कि एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा न्यूनतम अभिदान प्राप्त कर लेना चाहिए। एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा न्यूनतम अभिदान कितने समय के अंदर प्राप्त कर लेना चाहिए? 120 दिनों के अंदर। 57 नंबर में कह रहा है कि एक कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है। एक कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है। कब? प्रविवरण के निर्गमन की तिथि से 5वें दिन से नहीं कर सकती है। न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त की जा सकती है। न्यूनतम अभिदान की राशि कब प्राप्त की जा सकती है? किससे? प्रविवरण की सहायता से। अगला है रजिस्ट्रार के पास आवंटन विवरण की फाइल कर देनी चाहिए। अब देखिए, रजिस्ट्रार के पास कोई भी फाइल किया जाता है, कोई भी सूचना संदेश भेजा जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उसकी डेट की अवधि 30 दिन याद रखे रहिएगा, ठीक ना? कितना है? 30 दिन। अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है जबकि अंश क्या हो? पूर्ण प्रदत्त हो, ठीक है। अगला है कंपनी का संचालन किया जाता है। कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर चलाते हैं। अंशधारियों का दायित्व होता है, क्या होता है? सीमित होता है, ठीक है। अगला है कि कंपनी के संचालन को नियंत्रित करता है। कंपनी के संचालन को कौन नियंत्रित करता है? तो कंपनी अधिनियम 2013 करता है भाई। अगला है यदि निजी कंपनी पर लगाए गए प्रतिबंध में से किसी की अवहेलना की जाती है तो कंपनी मानी जाती है। मतलब निजी कंपनी पर जो प्रतिबंध लगाया गया है और वो अवहेलना करती है तो उसे कौन सी कंपनी माना जाएगा? तो उसे सार्वजनिक कंपनी माना जाएगा। फिर कह रहा है कि कंपनी के नाम में परिवर्तन करने के लिए कंपनी का कौन सा प्रस्ताव पारित करना पड़ता है? नाम में परिवर्तन के लिए भाई विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, विशेष प्रस्ताव। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी का उद्देश्य, अधिकार और कार्यक्षेत्र निर्धारित करने वाला वो प्रलेख कौन सा है? कौन सा है? पार्षद सीमा नियम है कि अंतर नियम है कि दोनों है कि कोई नहीं है? कौन सा है? तो आपसे मैं बता दूं, पार्षद सीमा नियम ही ऐसा है जो उद्देश्य, अधिकार और कार्यक्षेत्रों का निर्धारण करता है। फिर कह रहा है यदि कोई कंपनी अपने अंतर नियम नहीं बनाती है तो उसके जगह पे कौन सा टेबल बनाती है? तो टेबल एफ बनाती है, ठीक है। अगला है 68 नंबर कि कंपनी द्वारा अंशों का विवरण दिया होता है। कंपनी द्वारा अंशों का विवरण दिया जाता है, किस में दिया जाता है? सीमा नियम में कि अंतर नियम में कि दोनों में दिया जाता है? किस में दिया जाता है? अंशों का विवरण अंतर नियम में दिया जाता है। कंपनी पार्षद सीमा नियम में सरलता से परिवर्तन कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कि कुछ भी कर सकती है? तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। अगला है 70 नंबर कि कंपनी द्वारा पार्षद सीमा नियम की व्यवस्थाओं के बाहर किया गया कार्य कहलाता है। माने कंपनी द्वारा यदि पार्षद सीमा नियम बनाया गया है और उससे बाहर, उससे हट के नियम के आधार से हट के कार्य किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अवैधानिक माना जाता है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्षद सीमा नियम बनाना आवश्यक है। अब बताइए, पार्षद सीमा नियम किसके लिए बनाना आवश्यक है? चाहे वो निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो, दोनों के लिए जरूरी है। कंपनी के समामेलन के लिए पार्षद सीमा नियम बनाना क्या है? ऐच्छिक, अनिवार्य, आवश्यक नहीं है कि कोई नहीं है? क्या नहीं है? एकदम कंपलसरी है, कोई भी कंपनी हो बनाना जरूरी है। 73 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख कंपनी के बाह्य संबंध को परिभाषित करता है? तो बाह्य क्षेत्रों का जो निर्धारण होता है वो पार्षद सीमा नियम ही करता है और आंतरिक क्षेत्रों का होता है वो अंतर नियम करता है। फिर वहीं पे क्वेश्चन, किस धारा के अंतर्गत विशेष प्रस्ताव को इस अधिनियम में अंश पूंजी कम करने वाला प्रस्ताव कहा गया है? माने किस धारा को विशेष प्रस्ताव को, धारा के अंतर्गत विशेष प्रस्ताव को इस अधिनियम में अंश पूंजी कम करने वाला प्रस्ताव कहा गया? वो सेक्शन कौन सा है? तो वो सेक्शन है 66, ठीक है। फिर कह रहा है 75 नंबर, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी का पंजीकरण है। भाई कंपनी का तो पंजीकरण एकदम अनिवार्य है, चाहे कोई भी कंपनी हो, ठीक है।
फिर कह रहा है कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है क्योंकि, कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है क्योंकि इसका अस्तित्व विधि की नज़र में है, माने कानून की नज़र में है। ऑप्शन सी सही है। कंपनी को विद्यमानता बाधित होती है, कंपनी की विद्यमानता बाधित होती है कब? सदस्य की मृत्यु पर, संचालक की मृत्यु पर, सदस्य द्वारा अंशों के हस्तांतरण पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। अगला कह रहा है एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन हो सकती है। एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? अंतर्नियम को परिवर्तित करते हुए, विशेष प्रस्ताव द्वारा, केंद्र सरकार की अनुमति से, इनमें से दोनों। कंपनी शब्द किस भाषा से लिया गया है? कंपनी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया। अगला 80 नंबर में कह रहा है कि एक सार्वजनिक कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। यह परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? मैंने कहा गया है कि एक सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। यह परिभाषा किस सेक्शन के अंतर्गत दी गई है? धारा 271 में। कंपनी का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। कंपनी का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। किसमें कहाँ तक सीमित होता है? सीमा नियम तक, अंतर्नियम तक, कंपनी अधिनियम तक। तो ये सभी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कंपनी का जो कार्यक्षेत्र है ये सभी ऑप्शन सही होगा, सबके द्वारा निर्धारित होता है। फिर कह रहा है कि कंपनी अपने लाभों को बांटती है। कंपनी अपने लाभों को किस में बांटेगी? भाई अंशधारियों में बांटेगी। प्रविवरण की एक प्रतिलिपि किस तिथि पर या उससे पूर्व रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो इसका आपका आंसर होगा प्रकाशन की और निश्चित दोनों तिथि। फिर अगला है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक कंपनी को प्रविवरण जारी करने से कितने दिन पूर्व रेड हेरिंग प्रविवरण रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल कर देना चाहिए? रेड हेरिंग प्रविवरण रजिस्ट्रार के पास कितने दिन के अंदर फाइल कर देना चाहिए? तो 3 दिनों के अंदर। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रविवरण एक ऐसा प्रपत्र है जो जनता का अपना धन कंपनी से आकर्षित करता है। प्रविवरण एक ऐसा प्रपत्र है जो जनता का अपना धन कंपनी से आकर्षित करता है। तो किसके लिए आकर्षित करता है? विनियोग के लिए। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रविवरण में सम्मिलित विवरण माना जाता है। क्या यह सही है? प्रविवरण में सम्मिलित विवरण माना जाता है, तो यह गलत है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रविवरण एक ऐसा प्रलेख है जो जनता को आमंत्रित करता है। जनता को क्या आमंत्रित करता है भाई? वो अंश तथा ऋणपत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करता है। प्रविवरण एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। ये किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है? कंपनी के लिए महत्वपूर्ण प्रलेख है। अगला है कि बैंकिंग कंपनी के चिट्ठे में परिवर्तित प्रारूप में इतनी अनुसूचियां दी गई हैं। तो आपसे मैं बता दूं कि 14 अनुसूचियां दी गई है। फिर वहीं पे एक क्वेश्चन है कि साधारण अंश का दूसरा नाम क्या है? साधारण अंश को ही समता अंश कहा जाता है। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन है कि अंशों के निर्गमन के समय किसी कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रविवरण है। जारी किया गया प्रविवरण क्या कहलाता है? एक सिर्फ प्रस्ताव कहलाता है। अगला है कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश देय है। पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश कब देय होता है? संचालकों की संस्तुति पर। फिर एक कंपनी को अल्प अवधि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, उसे किस माध्यम से वित्त प्राप्त करना चाहिए? तो वह अल्प समय के लिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बैंक ओवरड्राफ्ट के माध्यम से होना चाहिए। अगला है कि अंशधारियों से आवंटित अंशों पर मांगी गई राशि को क्या कहते हैं? याचित पूंजी कहते हैं। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसकी कोई सीमा नहीं होती है। पब्लिक लिमिटेड सार्वजनिक कंपनी में अनलिमिटेड होती है। अगला है एक निजी कंपनी में क्या होता है भाई? कि शेयरों के स्थानांतरण का अधिकार पर प्रतिबंध होता है। अंशों के सदस्यों की संख्या 100 होती है। शेयरों के अंशदान के लिए जनता को निमंत्रण पर प्रतिबंध होती है। उपरोक्त सभी होती है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि एक निजी कंपनी में शेयरों में अंशदान के लिए जनता को निमंत्रण पर प्रतिबंध होता है। तो ऑप्शन सी इसमें से सही है। ठीक है,
क्यों? फिर आगे कह रहा है एक कंपनी का प्रवर्तक होता है। एक कंपनी का प्रवर्तक क्या होता है भाई? न तो वो कंपनी का प्रन्यासी है और न ही अभिकर्ता है। अगला है कि कंपनी के प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति होती है। कंपनी के प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति क्या होती है बताइए? उपरोक्त में से कोई ना, न एजेंट, न न्यासी, न एडवोकेट, कुछ नहीं होता है वो। अगला है कि प्रवर्तक होता है। प्रवर्तक क्या होता है भाई? वो कंपनी के समामेलन में भाग लेने वाला आदमी होता है। कंपनी प्रवर्तन की अवस्थाओं में शामिल है। कंपनी का जब प्रवर्तन होता है तो उसके कुछ स्टेज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है। तो इसमें क्या शामिल है? अवसरों की खोज करना, ये सही है। वित्त की व्यवस्था करना, ये भी सही है। व्यवसायिक तथ्यों का संयोजन करना, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन डी है। तो इस तरह आपका ये 100 MCQ कंपनी लॉ का समाप्त हुआ। तो आपसे मैं बता दूं, कंपनी लॉ का पहला पार्ट जा चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उसे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स